Okay, now starting the chapter, first year chemistry. Today we are going to start chapter 8, chemical kinetics. So chemical kinetics ये chapter एक short chapter है, ठीक है, जिसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी है और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे और क्वाइट एक इजी चैप्टर है. पढ़ते हैं क्या है. सबसे पहले ये बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर. व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स. देखो, केमिकल तो मीन्स केमिकल्स, कोई भी कंपाउंड्स, एलिमेंट्स वगैरह केमिकल्स हैं. काइनेटिक्स किसे कहते हैं? काइनेटिक्स के मतलब होता है मोशन, मूवमेंट. फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं ना काइनेटिक्स या काइनेमेटिक्स. काइनेटिक्स के मतलब होता है मोशन, ठीक है, तो या डायनामिक्स भी जिसको हम कह रहे होते हैं. तो फिजिक्स के अंदर जब हम काइनेटिक्स को पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर हम मोशन ऑफ बॉडीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि कोई बॉडी या कोई कार अगर ट्रैवल कर रही है तो वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है, उसकी क्या वेलोसिटी है, उसकी क्या एक्सेलरेशन है. इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स के अंदर काइनेटिक्स में, ठीक है, जो मैकेनिक्स की एक ब्रांच है असल में फिजिक्स में. केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं, जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर किस चीज़ की स्पीड की बात होती है? तो वहाँ पर बात होती है स्पीड ऑफ रिएक्शन की, रिएक्शन की स्पीड की बात होती है कि कोई रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है. तो हमारे पास जब केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो डिफरेंट स्पीड से होते हैं. कुछ केमिकल रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं और कुछ केमिकल रिएक्शंस मॉडरेट स्पीड में होते हैं. बहुत फास्ट रिएक्शन जैसे कि एक्सप्लोजन, जैसे किसी बॉम्ब ब्लास्ट का होना या पटाखे का फटना, ये एक बहुत फास्ट रिएक्शन है. बहुत स्लो रिएक्शन जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये एक बहुत स्लो रिएक्शन है. और एक मॉडरेट रिएक्शन होते हैं जैसे खाना पकना या रोटी पकाना या चावल बनाना, ये एक मॉडरेट रिएक्शन है. ना ही बहुत फास्ट है ना ही बहुत स्लो है. तो हर तरह के रिएक्शंस हम यहाँ पर करते हैं. फास्ट रिएक्शंस भी करते हैं, स्लो रिएक्शंस भी करते हैं, मॉडरेट रिएक्शंस भी करते हैं. तो रिएक्शंस की स्पीड को जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं या स्पीड को जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाता है केमिकल काइनेटिक्स. तो असल में ये एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन. जब हम रेट कहते हैं तो रेट से ही मुराद हमारी यहाँ पर होती है स्पीड, स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है. तो जब हम कॉमर्स के अंदर रेट लिखते हैं तो हमारा रेट से मुराद होता है प्राइस या कीमत किसी भी चीज़ की. जब हम फिजिक्स के अंदर रेट लिखते हैं तो वहाँ पर रेट का मतलब होता है समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम. किसी भी चीज़ को टाइम से डिवाइड कर दो तो वो रेट है. जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना. तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. तो अब यहाँ पर रेट से मुराद, केमिस्ट्री में रेट से मुराद होता है स्पीड, स्पीड ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन की स्पीड को जो हम कैलकुलेट करते हैं जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में, वो केमिकल काइनेटिक्स है. और उसके साथ हम इसके अंदर ये भी डिस्कस करते हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन फास्ट हो रहा है तो क्यों फास्ट हो रहा है, अगर कोई रिएक्शन स्लो हो रहा है तो क्यों स्लो हो रहा है. लोहे में जंग अगर लगता है फौरन से क्यों नहीं लग जाता, इतना टाइम क्यों लग जाता है जंग लगने में. ये जब हम पटाखा फाड़ते हैं तो वो फौरन से क्यों फट जाता, स्लो प्रोसेस क्यों नहीं होता वो बहुत. तो ये सब फैक्टर्स भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. तो दिस इज केमिकल काइनेटिक्स फॉर यू. सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर हमें दो डेफिनेशन समझनी पड़ेंगी या दो चीज़ों के बीच फ़र्क समझना पड़ेगा. रेट ऑफ रिएक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन. ये सेम बिल्कुल वैसा ही डिफरेंस है जैसे कि आप जो है वो फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, एक फ़र्क पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, है ना. तो फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि वेलोसिटी दो टाइप्स की होती हैं. एक हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है और एक हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है. एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 10 मीटर्स का है, 10 मीटर का जो है वो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस है ओवरऑल. यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जो है वो 10 मीटर्स तक आप यहाँ पर कवर करोगे, ठीक है. तो इधर कोई कार है वो यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक आ गई. अब वो कितने सेकंड में आ गई? कहते हैं कि 5 सेकंड्स में आ गई. 5 सेकंड में वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँच गई. तो पर मीटर उसने कितना, या क्या उसकी स्पीड क्या वेलोसिटी होगी, तो आप क्या कहते हैं भाई, 10 मीटर को डिवाइड कर दो 5 से, मतलब है ना. वेलोसिटी क्या चीज़ होती है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड यूनिट पर टाइम से डिवाइड कर दो. तो 10 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड फिजिक्स में. तो कि ये जो गाड़ी ट्रैवल कर रही थी वो पर सेकंड जो है वो 2 मीटर का फासला तय कर रही थी. इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो गाड़ी 10 मीटर में 5 सेकंड ट्रैवल कर जाती है, मतलब इसमें अगर टोटल 10 मीटर है तो ये पहला मीटर 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह 9 10 इस तरह से हमारे पास ये मीटर्स हैं. तो अब यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक इसने हर मीटर का जो डिस्टेंस है वो उसने टू मतलब 1 सेकंड में कवर किया है. 2 मीटर पर सेकंड का मतलब ये होता है ना कि 1 सेकंड में उसने 2 मीटर के यहाँ से यहाँ तक जो है वो उसने 1 सेकंड में 2 मीटर का ट्रैवल कर रही थी, 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल कर रही थी. और हर मीटर जो है वो उसने 0.5 सेकंड में कंप्लीट कर लिया.
इसका ये मतलब होता है, इसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी फिजिक्स के अंदर। अभी केमिस्ट्री नहीं बता रहा, पहले फिजिक्स समझो उसमें। इसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि आपने एवरेज बता दिया, उसने क्या, उस एवरेज के मुताबिक ये भी 1 सेकंड में कैवोड्रो, इतना भी 1 सेकंड में हुआ, फिर 1 सेकंड में, फिर 1 सेकंड में। बट ऐसा होता नहीं एक्चुअल में, ये गलत बात है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। गाड़ी बंद थी, गाड़ी जब पहले स्टार्ट हुई होगी, जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो गाड़ी पहले स्लो चलती है, फिर पिकअप पकड़ती है तो गाड़ी तेज होती है। यहाँ पर गाड़ी क्या होगी, स्लो होगी, फिर गाड़ी की स्पीड फास्ट हो जाएगी, फिर जैसे ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी फिर स्लो हो जाएगी। तो यहाँ स्लो स्पीड, यहाँ स्लो स्पीड, यहाँ फास्ट स्पीड। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हर के 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार यहाँ से यहाँ तक हर जगह पर होगी? ऐसा तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल हाईएस्ट स्पीड पर होगी, बीच में कहीं पर होगी, लेकिन हर जगह तो नहीं होगी। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ये एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। फिर हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ हम आते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, हम एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं, वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पे बस ये यहाँ से यहाँ तक इतने से अमाउंट में हम देखते हैं कि क्या जो है वो वेलोसिटी रही है। फिर हम यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करते हैं कि कितनी वेलोसिटी रही है। फिर हम यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करते हैं कितनी वेलोसिटी रही है। एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम एक सेकंड में रुक कर वेलोसिटी चेक करते हैं। दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़्यादा एक्यूरेट होती है बनिस्बत एवरेज वेलोसिटी के। एवरेज आपको कंप्लीट एरिया का एवरेज बता देते हैं, यहाँ से यहाँ तक एवरेज इस स्पीड पर ट्रैवल हुई है। इंस्टेंटेनियस में आपको हर एक पोजीशन का पता लग रहा होता है कि इस पोजीशन पर उसकी स्पीड कितनी थी। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आपको अब यहाँ पर ये भी समझ में आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन में क्या फ़र्क है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, इससे ज़्यादा फिजिक्स की चीज़ों को समझना ज़्यादा आसान होता है, डेली लाइफ से बता देते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर डेली लाइफ से चीज़ें कम इन्वॉल्व हो रही होती हैं, वो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके अंदर, जो आप लैब में करते हो, घर पे नहीं कर सकते। तो रेट ऑफ रिएक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के दूसरा नाम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखा हुआ है तो असल में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। अब दोनों में फर्क है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज मैंने अभी बताया आपको। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। कि अगर कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो यूनिट टाइम में कितना कंसेंट्रेशन उसका चेंज हुआ, मतलब कितना कंसेंट्रेशन या कितनी उसकी अमाउंट जो है वो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई रिएक्टेंट से, तो उसको हम लोग कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मिसाल के तौर पे एक रिएक्शन हो रहा था जिसमें अब रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट था। दिस इज द रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट। तो लेट्स से कि 10 मोलर या 10 मोल्स पर डीएम क्यूब, 10 मोल्स पर डीएम क्यूब इतना हमारे पास रिएक्टेंट था जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा। और कितने देर में कन्वर्ट हुआ? हम कहते हैं कि भाई ये जो है वो 10 सेकंड में, 10 सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी स्पीड से कन्वर्ट हुआ, तो हम कहते हैं भाई टोटल जितनी कन्वर्जन हुई है उसको आप डिवाइड कर दो टाइम से, तो 10 डिवाइड बाई 10 1 आ गया। इसका मतलब 1 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड जो है उसके अंदर चेंजिंग आ रही है। अब ये एवरेज है, क्यों? क्योंकि रिएक्शन जब शुरू होता है ना, स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को, तो रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा होता है। और जब रिएक्शन जब आगे बढ़ना शुरू होता है तो स्पीड उसके रिएक्शन की तेज होना शुरू हो जाती है। शुरू में रिएक्शन स्पीड में नहीं होता, शुरू में रिएक्शन की स्पीड स्लो होती है, आहिस्ता आहिस्ता करके रिएक्शन की स्पीड फास्ट होती है। जैसे गाड़ी के बारे में बताया, गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो स्लो होती है, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। रिएक्शन के साथ भी ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, जितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस में क्या होगा? द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जितना कंसेंट्रेशन चेंज होगा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब हम हर सेकंड में कैलकुलेट करेंगे कि इस पहले सेकंड में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर दूसरे सेकंड में कितना हुआ, फिर तीसरे सेकंड में कितना हुआ। रुक रुक कर एक्सपेरिमेंटली आपको सब में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि दो डिफरेंस है, एक रेट ऑफ रिएक्शन होता है और एक हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन होती है। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं आप? प्रॉब्लम्स के थ्रू, न्यूमेरिकल्स के थ्रू आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप मतलब रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स के अंदर भी आप क्या करते हैं, आप एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर पाते हैं। इंस्टेंटेनियस आप कैलकुलेट कर नहीं पाओगे। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा।
एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हम इंस्टेंटेनियस जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब हम सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता होता है कि भाई इतना डिस्टेंस कवर हुआ, इतने टाइम हुआ, डिस्टेंस को डिवाइड किया टाइम से आ गया वेलोसिटी। लेकिन वो गलत इसलिए होता है क्योंकि हर एक सेकंड का नहीं पता। हर एक सेकंड में करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको जो है वो फिर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, परफॉर्म, फिर उसमें चेक करना पड़ेगा, वो न्यूमेरिकल से नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम में हम स्पीड जो है वो बात करते हैं कि क्या है रिएक्शन की स्पीड, और उसमें स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम बात करते हैं। बात समझ में नहीं आती। थर्ड है कि रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। कितना कंसंट्रेशन में चेंज आया और कितना टाइम में चेंजिंग आया, ये डेल्टा है, डेल्टा 4 होता है चेंज, ठीक है। तो दिस सिंबल हेयर वी यूज, इट इज डेल्टा, और डेल्टा का जो सिंबल होता है वो चेंज शो करता है। और ये जो x लिखा हुआ है, x से मुराद यहाँ पर है कंसंट्रेशन या मोलैरिटी कह लो आप इसको, मोल्स पर डीएम क्यूब। कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ पर यूनिट टाइम में, जितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ टाइम से डिवाइड करोगे आपको क्या पता लग जाएगी, ये रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता लग जाएगा। यूनिट क्या निकलेगी इसकी, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोलैरिटी, कैपिटल M, और मोलैरिटी को आपने डिवाइड कर दिया टाइम से, तो मोलैरिटी पर सेकंड। अगर आप इस मोलैरिटी को ओपन अप करना चाहो तो ये होता है मोल्स पर डीएम क्यूब। ओपन कर दो, खोल दो इसको, एक्सपेंड कर दो तो ये हो गया मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड। तो दोनों में से कोई भी यूनिट आप न्यूमेरिकल में इस्तेमाल कर सकते हैं, मोलैरिटी पर सेकंड या मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, कि पर सेकंड कितना मोल पर डीएम क्यूब या मोलर चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब आ जाओ यहाँ पर इसके फॉर्मूला चेक कर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब यहाँ थोड़ी मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हो रही है। ये आपने कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ कभी आप देखते हैं या कुछ फॉर्मूले में फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा लगा हुआ होता है, LIM लिम लिखा होता है और DT टेंड्स टू 0 ऐसा लिखा होता है। इसका मतलब ये हो गया कि टाइम जो है ना वह अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करें, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे होते हैं ना, तो टाइम कितना हो जाएगा, टेंड्स टू 0। इसको हम लोग इस तरह पढ़ते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अभी आई थिंक नहीं पता मुझे फर्स्ट ईयर मैथ्स में है कि नहीं, शायद सेकंड ईयर मैथ्स में तो है, लिमिट्स का पूरा चैप्टर है, तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ोगे सेकंड ईयर में मैथ्स के अंदर। तो डेल्टा टी dt टेंड्स टू 0 मतलब कि लगभग 0 के बराबर है। जो टाइम है ना वो लगभग 0, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, बिकॉज इक्वल टू 0 की सूरत में क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि नथिंग कैन बी डिवाइडेड बाय 0। तो टेंड्स टू 0 है, लगभग 0 के बराबर है। अच्छा, मैंने और डेल्टा को मैंने यहाँ पर क्या चेंज कर दिया, डी से चेंज कर दिया। डी और डेल्टा में खास फर्क है, डी भी चेंज होता है, डेल्टा भी चेंज होता है, बट डी इज कॉल्ड अ स्मॉल चेंज। अगर कोई छोटी सी तब्दीली है, अगर थोड़ा कम चेंज आ रहा है तो उसको स्मॉल डी से शो करते हैं, और एक बड़ा बिग चेंज, बड़ा चेंज आ रहा हो तो उसको डेल्टा से शो करते हैं। तो ये dx ओवर dt मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इंटरवल ऑफ टाइम अगर शॉर्ट करेंगे तो कंसंट्रेशन भी थोड़ा सा ही चेंज हो रहा होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, इसलिए लिमिट लगा दी डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो ये फॉर्मूला है आपका वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का और ये रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। हम नॉर्मली इसी रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूले को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर है वो यही वाला इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, सिंपल ईजी होता है। अच्छा, इट्स यूनिट इज, तो यूनिट इसकी भी सेम यही है, तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है तो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, ये भी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम ही है तो मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड, यूनिट सेम होती है, चाहे वेलोसिटी लिखो चाहे रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। तो मैंने एक सिंपल वे पर आपको बताया कि क्या डिफरेंस इन दोनों चीज़ों के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाते कि रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी वो एक ही समझ रहे होते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। हम कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन न्यूमेरिकल्स में, और ये हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर रहे होते हैं स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। करेक्ट है भाई, सेम यही चीज़ आप फिजिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, एवरेज और इंस्टेंटेनियस के टर्म्स में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब हम आते हैं उस डेरिवेशन की तरफ जिस पर हम जो है वो इस न्यूमेरिकल्स को आज हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब वो हमारे पास एक लॉ है, उस लॉ की सूरत में करना पड़ेगा, दैट लॉ इज कॉल्ड रेट लॉ, उसको हम रेट लॉ कहते हैं। रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये लॉ हम इस्तेमाल करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे, और यहाँ पर इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, ये लॉ क्या स्टेट करती है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, उतना ज़्यादा वो स्पीड के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होगा, है ना। कंसंट्रेशन से मुराद यही कह लो, जैसे डाइल्यूट एसिड होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं। अब डाइल्यूट एसिड भी होता है और कंसंट्रेटेड एसिड भी होता है। अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड इस्तेमाल करोगे ना, वो बहुत फास्ट रिएक्शन करता है चीज़ों के साथ, और ये डाइल्यूट डालोगे तो वो स्लो 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 रिएक्शन करेगा। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन होगी, और कंसंट्रेशन डाउन कर दोगे तो स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ये हमारे पास लॉ कहलाता है रेट लॉ, जो ये कहता है कि कंसंट्रेशन के स्पीड ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। और अब हम इसको सपोज कर लेते हैं कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें A प्लस बी लेट से C बना रहा है, तो ये A प्लस बी आपके पास क्या है, दिस इज द रिएक्टेंट, और C आपके पास दिस इज द प्रोडक्ट। A प्लस बी मिलकर C बन रहा है,
और रेट लॉ के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चेक करो इसकी। अब रिएक्टेंट ए भी है, रिएक्टेंट बी भी है, तो हम उसको क्या करेंगे, लार्ज ब्रैकेट ए इंटू लार्ज ब्रैकेट बी। याद रखो ये जो लार्ज ब्रैकेट होता है ना केमिस्ट्री के अंदर, इसी को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ब्रैकेट। ये कंसंट्रेशन ब्रैकेट इससे लिखाते हैं कि जब भी इस लार्ज ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है ना, उसका मतलब वो कंसंट्रेशन है। और कंसंट्रेशन से मुराद कि उसकी मोलैरिटी या उसकी मोल्स पर डीएम क्यूब इसके अंदर आएंगे। ये आपने पीएच के न्यूमेरिकल में क्लास 9 के अंदर आपने पढ़ा था कि पीएच इक्वल टू माइनस लॉग, उसके बाद ऐसे लार्ज ब्रैकेट करके एच प्लस लिखा होता था अंदर उसके, और उसके अंदर एच प्लस की कंसंट्रेशन डाला करते थे, मोलैरिटी डालते 0.001 मोलर डालते थे, कैलकुलेटर से निकाल कर पीएच 3 4 कुछ भी निकाल लेते थे। तो ये कंसंट्रेशन ब्रैकेट कहलाता है केमिस्ट्री में, जिसके अंदर कंसंट्रेशन आती है। तो हमने क्या पढ़ा भाई कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो कंसंट्रेशन लिखना है तो बस पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ ए। आप लार्ज ब्रैकेट के अंदर ए डाल देते हो तो उसका मतलब भी यही होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए, और मल्टीप्लाई में दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, दोनों की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया साथ में। अब ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन यहाँ से हटाएंगे क्योंकि हमें तो फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो हम यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, और इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पर हमें कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पर कांस्टेंट आएगा के। तो सबसे पहले समझो कि यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे पास ड्राइव हो गई, और ये इक्वेशन हमारे पास कहलाते हैं रेट एक्सप्रेशन। इसी को हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन को हमने चेंज कर दिया dx ओवर dt से, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी भी कर सकते थे, लेकिन हमारे पास नॉर्मली बुक के अंदर dx ओवर dt से चेंज किया गया, तो हमने यही कर दिया। तो dx ओवर dt इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, इक्वल टू लगाया, के कांस्टेंट लगाया, और कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये उसके साथ आ गई। ये कंप्लीट आपकी एक्सप्रेशन कहलाती है रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन। और के यहाँ पर क्या है, एक तो के आपने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है, ग्राहम्स लॉ वगैरह में और डिफरेंट जगहों पर, दैट वाज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन यहाँ पर के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, यहाँ पर के एक अलग कांस्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट। रेट एक्सप्रेशन के अंदर जो के आता है ना, वो रेट कांस्टेंट कहलाता है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है हर रिएक्शन के लिए। अच्छा, मतलब कोई एक वैल्यू नहीं होती है, हर रिएक्शन के लिए अलग होती है। रेट कांस्टेंट का मतलब ये नहीं जैसे कि आप नॉर्मली करते हो ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, तो हर जगह पर जी सेम ही आ रहा होता है ना। ऐसी चीज़ है जैसे कि गैस लॉस के अंदर हम आर यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.0821, वो हर जगह सेम लगा रहे होते हैं। बट ये एक ऐसा कांस्टेंट है रेट कांस्टेंट जो हर रिएक्शन के लिए अलग होता है, मतलब इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए मैं कोई वैल्यू नहीं लिख रहा कहीं पर भी बोर्ड में कि के की वैल्यू ये है। अच्छा, एक के हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था, दैट वॉज कूलम्स कांस्टेंट, 9 × 10⁹, वो भी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर के कहलाता है रेट कांस्टेंट, एंड द वैल्यू ऑफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन बट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। और जो के की वैल्यू है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि अगर कोई रिएक्शन है उसके लिए के की वैल्यू 10 आ गई मिसाल के तौर पर, सपोज कर लो कोई भी इक्वेशन है कैसे जिसके लिए कैपिटल के की वैल्यू रेट कांस्टेंट की वैल्यू 10 है, सही है। अब आप इसमें कंसंट्रेशन जो भी चेंज कर लो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, 16 कर दो, 20 कर दो, 30 कर दो, 40 कर दो, के की वैल्यू इसकी सेम रहेगी, दैट इज कितनी रहेगी, वो 10 ही रहेगी। ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ाद, कंसंट्रेशन से आज़ाद है। कंसंट्रेशन कुछ भी कम ज़्यादा कर दो, के की वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किस पर इन्हिसार करती है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से के की वैल्यू में फर्क पड़ता है। और कैसे फर्क पड़ता है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा मैंने, द वैल्यू ऑफ के बिकम्स डबल आफ्टर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। हर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के बाद के की वैल्यू डबल हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई रिएक्शन मैंने जहन में बनाता हूँ, 12 है उसका, समझ लो 12 उसका रेट कॉन्स्टेंट है, और 12 उसका रेट कॉन्स्टेंट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर यही टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दो, 35 डिग्री कर दूँ, तब वो 12 नहीं रहेगा बल्कि डबल हो जाएगा। 12 का डबल कितना, 24 हो जाएगा। अब अगर 35 से 45 कर दें तो 24 का भी डबल हो जाएगा, इतना 48 हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही बढ़ाते हो तो उस सूरत में क्या होता है, के की वैल्यू रेट कांस्टेंट की वैल्यू डबल हो जाती है, और एक फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स रहती है हमेशा। ठीक है। और इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1 मोलर, और अगर इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दोनों को 1 मोलर कर दें अगर हम इनकी कंसंट्रेशन, फिर ये कैपिटल के कहलाता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो एक डेफिनेशन 1 नंबर की आपसे पूछेंगे पेपर में कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट उस वक्त कैलकुलेट होता है जब दोनों जो है वो कंसंट्रेशंस कितने हो, 1 मोलर हो, तो उस सूरत में हम उसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। और बाकी अगर 1 मोलर के अलावा कुछ भी हो तो फिर हम उसको जस्ट रेट कांस्टेंट कहते हैं। समझ में आ गई बात है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है। तो अब ये तो मेन बातें थी जो कि थ्योरेटिकल बातें इसके अंदर जो है वो मैं करने वाला था, थ्योरेटिकल बातें। अब हम आते हैं इसकी न्यूमेरिकल बातों की तरफ, क्योंकि ये चैप्टर जो थ्योरी पे कम डील करता है, न्यूमेरिकल पे ज़्यादा डील करता है।
तो इससे थोड़ी कॉम्प्लेक्स सी थ्योरी इसकी है, और थ्योरी भी ऐसी है जो न्यूमेरिकल पे बेस कर रही है सारी के सारे, ठीक है। तो अब आते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ इसके। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर, इससे पहले न्यूमेरिकल यहाँ पर है, अभी न्यूमेरिकल नहीं करा रहा मैं आपको, ठीक है। एक न्यूमेरिकल से पहले एक छोटी चीज़ बता रहा हूँ, रेट एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो 3 रिएक्शन लिखे हुए, इनका रेट एक्सप्रेशन बनाना है। जैसे मैं एक रेट एक्सप्रेशन 1 2 का बनाकर दिखाता हूँ। PCl5 रिएक्शन करके बन रहा है PCl3 + Cl2। इस फर्स्ट रिएक्शन का जो है वो मैं रेट एक्सप्रेशन बनाता हूँ। देखो कैसे बनेगा रेट एक्सप्रेशन, मतलब फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं इसका। dx/dt रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K आ गया, ये रेट कांस्टेंट। उसके बाद आ जाएंगे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ब्रैकेट के अंदर। तो रिएक्टेंट एक ही है सिर्फ इस वक्त, और वो क्या है PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो बस PCl5 लगाया, और कुछ नहीं लगा सकते, बस रेट एक्सप्रेशन बन गया। समझ में आया उसमें? इस इक्वेशन के लिए बनाया था। अब सेकंड इक्वेशन के लिए बनाना हो अगर, अब सेकंड के लिए देखो कैसे बनेगा कि सबसे पहले तो dx/dt ये रेट ऑफ रिएक्शन, यही कैलकुलेट करना पड़ता है न्यूमेरिकल्स में, इक्वल टू K की वैल्यू रेट कांस्टेंट गिवन होता है सवाल के अंदर। और अब ये आपको इसके अंदर अब 2 रिएक्टेंट हैं, तो 2 ब्रैकेट आपको लार्ज लगानी पड़ेगी। एक में आप लिख दोगे NO और एक में आप लिख दोगे क्या O2 ऑक्सीजन। अच्छा एक और बात मैं बताऊं, जब भी रेट एक्सप्रेशन बना रहे होते हैं तो जो भी मोलर कोफिशिएंट है, मोलर कोफिशिएंट मतलब जो भी नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं, आप उसको एक्सपोनेंट्स बनाओगे, आप उसको एक्सपोनेंट बना दोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना कि अगर यहाँ पर A और B मैंने लिखा था ना, अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि 2 मोल्स ऑफ A एंड 3 मोल्स ऑफ B हो जाता, तो फिर हम क्या करते हैं कि इस 2A में A के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। और ये अच्छा A और B करने के बजाय मैं यहाँ पर एक तुम्हें जनरल टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ। चलो यहाँ पर मैं एक और अच्छा काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ M और N कर देता हूँ, ठीक है, M और N जनरल करने के लिए। तो अभी M होगा क्या आ जाएगा, ये A के ऊपर पावर बन के एक्सपोनेंट बन के आ जाएगा, और ये N के साथ जो B है वो B के ऊपर पावर बन के आ जाएगा। समझ गए? तो अब कोई भी पावर होगा ना उसके साथ यही करना पड़ेगा। तो वहाँ मैंने चेंज कर दी थोड़ी सी डेरिवेशन। तो अब यहाँ पर चुके देखो PCl5 में पावर कोफिशिएंट मोल 1 थे ना, तो 1 मोल थे तो कुछ भी नहीं आया, 1 तो अंडरस्टूड है, 1 तो होता ही है। अब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो NO2 के ऊपर आप क्या लगा दोगे भाई, 2 लगा दो, स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है। और ये 1 है तो ये 1 वैसे ही छूट जाएगा। समझने की बात? अब अगर आप इसकी रेट एक्सप्रेशन निकालोगे तो फिर इसमें क्या हो जाएगा भाई, H2SO3, इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं आएगा। आयोडीन I- इस पर पावर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और H+ है पावर 4 आ जाएगा। हो जाएगा भैया? ओके नाउ सो न्यूमेरिकल की तरफ आता है, लिसन। तो पेज नंबर 243 क्वेश्चन 12 है, और ये फर्स्ट न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें न्यूमेरिकल जो सॉल्व करते हैं ना, 2 केसेस पर न्यूमेरिकल इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। ये फर्स्ट केस है, केस नंबर 1। और केस नंबर 1 क्या होता है कि आपको इसमें कंसंट्रेशन दी हुई होती है, ठीक है, या सॉरी आपको इसमें रेट कांस्टेंट K की वैल्यू दी हुई होती है, और आपको रेट ऑफ रिएक्शन मतलब dx/dt आपको मालूम करना पड़ता है, ये तरीका। तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है कि रेट कांस्टेंट गिवन होता है और रेट ऑफ रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल क्लोरोकार्बोनेट, एक कंपाउंड इथाइल क्लोरोकार्बोनेट जिस डिकम्पोज हो रहा है, और उसकी इक्वेशन लिखी हुई इसमें कि दिस इज इथाइल क्लोरोकार्बोनेट, और जो डिकम्पोज हो रहा है CO2 में और Cl CH2 CH3 इस कंपाउंड में, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। K की वैल्यू दी हुई है 1.3 × 10⁻³ K मतलब रेट कांस्टेंट आपको गिवन है, ठीक है। और टेम्परेचर लिखा हुआ है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिए कि टेम्परेचर का इस रिएक्शन में चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल्स के अंदर और चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है वो टेम्परेचर का कोई काम नहीं होता। वो टेम्परेचर सिर्फ किस वजह से बताया जा रहा है आपको कि भाई कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, कि K की वैल्यू सेम रहेगी, आगे पीछे नहीं होगी इससे। व्हाट इज द इनिशियल रेट? इनिशियल रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, मतलब dx/dt क्या होगी व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ Cl COO CH2 CH3, जब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन आपको दी जा रही है वो 0.25 मोलर है। तो हमें यही चीज़ चाहिए होती है, रेट कांस्टेंट चाहिए होता है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चाहिए होती है। ये 2 चीज़ें हमें पता लग जाए तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन का अंदाजा आराम से हो सकता है। तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते बनाना, सबसे पहले वी हैव टू मेक अ डेटा। सबसे पहले हमें डेटा बनाना पड़ेगा। डेटा के अंदर हमें सबसे पहले गिवन क्या चीज़ कर रहे हैं वो K, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, और K की वैल्यू हम लिख देते हैं दैट इज 1.3 × 10⁻³ ठीक है। टेम्परेचर को नहीं लिखना है, और क्या कह रहे हैं, कंसंट्रेशन दे रहे हैं इसकी इथाइल क्लोरोकार्बोनेट की, तो Cl फॉर्मूला पूरे इस तरह से लिख दो कि Cl, उसके बाद COO CH2 CH3 जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है कंप्लीट ऐसे लिख दिया, और ये बराबर किसकी हो गया हमारे पास, दैट इज 0.25 मोलर। ये इसकी कंसंट्रेशन आएगी, मोलर भी आ सकता था, मोल पर dm³ भी आ सकता था। आपको बताना क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब dx/dt, ये आपको कैलकुलेट करना है। नाउ यू हैव टू डू द सॉल्यूशन। हम जानते हैं रेट लॉ लगाना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के मुताबिक
फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो गया के रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यही है ClCOO CH2CH3, और ये आपने रेट एक्सप्रेशन बना ली, बन गई रेट एक्सप्रेशन। अभी सीखिए रेट एक्सप्रेशन किस तरह से बनाते हैं। जस्ट वैल्यूज को पुट करना है आपको। के की वैल्यू आप जानते हैं, दैट इज 1.3 इंटू 10⁻³ और इसकी वैल्यू कितनी है 0.25। नाउ यू हैव टू यूज द कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर यूज करें। एक्सपोनेंट -4 यूनिट की, चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन निकाले, यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर dm³ पर सेकंड, एंड दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हो गया, कर लो, ठीक है। तो सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, पेज नंबर 244 क्वेश्चन 13 बुक के। द रेट कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कि एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंपाउंड है जो कि डिकम्पोज हो रहा है, रिएक्शन लिख देगा, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू के की वैल्यू उसके लिए ये रही 1.8 इंटू 10⁻⁸, बाकी यूनिट लिखी हुई आगे। व्हाट इज द इनिशियल रेट, फिर से बताने, सेम पिछले सवाल की तरह है, रेट बताने dx/dt, वेयर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2, और ये आपको कंसंट्रेशन दी भी है। तो बस रेट कांस्टेंट चाहिए होता है, कंसंट्रेशन चाहिए होती है, वो चीज़ आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको जो है वो डेटा बनाना होगा, डेटा में जो चीज़ें गिवन है आप उसको लिख दें। रेट कांस्टेंट गिवन, रेट कांस्टेंट है के, और के की वैल्यू गिवन है 1.8 10⁻⁸ dm³ पर मोल पर सेकंड, ठीक है। तो बुक के अंदर ये 10 के ऊपर क्यूब लगा होगा, तो उसको सही कर ले, -8 होगा तो आंसर सही आएगा, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ NO2 आपको गिवन है, और वो कितनी है भाई, वो 0.50 मोलर आपको गिवन है, और आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, dx/dt बताना है, क्वेश्चन मार्क आप लगा लें उसको। उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ आए, और अब आपको रेट, चूंकि रेट बनाना है तो रेट लॉ यूज़ करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या कहता है भाई कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, और के के बाद रिएक्टेंट लगा दें, रिएक्टेंट है NO2, और आप देखें यहाँ पर इसका मोलर कोफिशिएंट 2 लिखा हुआ है, ये बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, इस 2 को यहाँ पर स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैंने सिखाया था ना रेट एक्सप्रेशन बनाते हुए कि जो मोल लिखा होता है वो स्क्वायर बन जाता है, या जो पावर बन जाता है। तो ये dx/dt हो गया इक्वल टू के आपके पास आया 1.8 10⁻⁸, और NO2 की वैल्यू 0.50 का स्क्वायर, ये आपके पास dx/dt आ जाएगा कितना भाई 4.5 इंटू 10⁻⁹, यूनिट आ जाएगी मोल पर dm³ पर सेकंड। सही है भाई, ठीक है। थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, दैट इज द सेकंड केस ऑन पेज 230, एग्जाम्पल नंबर 4। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन, सो वी हैव टू फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट बाय रेट ऑफ रिएक्शन। तो dx/dt गिवन होगा, और k आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये सेकंड केस है इस तरह के न्यूमेरिकल्स का, तो वह कैसे सॉल्व करते हैं इसको सीखते हैं। फॉर अ केमिकल रिएक्शन A+B इट फॉर्म्स AB, एक केमिकल रिएक्शन गिवन है कि A+B जब साथ में रिएक्शन करते हैं तो AB बना लेते हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। कैलकुलेट मालूम कीजिए, दो क्वेश्चन हैं, 2 in 1 है। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि रेट कांस्टेंट मालूम कीजिए, के की वैल्यू बताइए व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स इज 0.1 मोल्स पर dm³। ये आपको कंसंट्रेशन दे दी गई दोनों रिएक्टेंट्स की, ए और बी दोनों, बोथ मतलब दोनों, ए और बी दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन 0.1 है, एंड रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन आपको दिया जा रहा है इतना 3.02 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ए पार्ट के लिए अगर हम डेटा बनाएं तो डेटा क्या बन जाएगा, सबसे पहले आपके पास ए की कंसंट्रेशन गिवन है, कितनी गिवन है 0.1, और बी की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 0.1, दोनों सेम है ना भाई, कह रहे हैं कि दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोल पर dm³ है। तो कंसंट्रेशन लिख दिया, और dx/dt रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है 3.02 इंटू 10⁻⁴, यूनिट इसकी मोल पर dm³ ऐसे ही लिख दें, गलत यूनिट लिखी हुई है वैसे, मोल पर dm³ पर सेकंड होती है, ठीक है। तो बुक के अंदर ये इसकी गलत वैल्यू लिखी हुई है, रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट मोल पर dm³ पर सेकंड होती, तो सही कर लेना है बुक के अंदर भी। उसके बाद आपको के मालूम करना है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एक ही फॉर्मूला हमारे पास, उससे सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, रेट लॉ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम ये बात जानते हैं कि dx/dt ये बराबर हो गया के, उसके बाद रिएक्टेंट्स ए और बी दोनों आ जाएंगे, सही है। अब dx/dt ये तो आपको पता है 3.02 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू के, और ए की कंसंट्रेशन 0.1, बी की 0.1,
के निकालना है, वेरी सिंपल, इसको डिवाइड पर ले जाते हैं। ये 3.02 इंटू 10 टू दी पावर -4 अपॉन 0.1 इंटू 0.1, कितना है आंसर? तो कैलकुलेट इट एंड टेल मी द आंसर। .02 एक्सपोनेंट -4, क्रॉस चेक करें उसको, सही आंसर है। ओके, नाउ अब एक मसला यहाँ पर आता है बेटा, के की यूनिट, ठीक है। देखो इसकी यूनिट कंफर्म है, यहाँ पर है ना 3 चीज़ें, ये आपकी मोलरिटी होती है सिंपल, मोल्स पर डीएम क्यूब, मोल्स पर डीएम क्यूब, ये मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड। बट के की यूनिट क्या होती है, हर रिएक्शन में आपको निकालनी पड़ती है। इसकी यूनिट आपको निकालनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी यहाँ से, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, देखो ये आपके पास मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड है, ये के है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इधर पर साइड पे जैसे मैं आपको यूनिट निकाल कर दिखाता हूँ, इसकी यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब इंटू सेकंड इक्वल टू के, और ए और बी, ए की यूनिट क्या होती है, मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब, दोनों तरफ है मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो 1 मोल पर डीएम क्यूब यहाँ कट गया, 1 मोल पर डीएम क्यूब यहाँ कट गया, के की यूनिट निकालनी है, ठीक है ना। उसके बाद डीएम क्यूब एक यहाँ कट गया, डीएम क्यूब एक यहाँ कट गया, के निकालनी है, बाकी दोनों इधर पर ले जाते हैं। तो के यहाँ पर बराबर हो गया, किसके पे, के इधर ही रखना है, ठीक है, और बाकी चीज़ों को इधर ले आना है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनिट निकाल सकते हैं इसकी आप, तो इसका रिवर्स हो जाएगा ये, ठीक है, अगर आप देखो तो, ठीक है, डीएम क्यूब सेकंड अपॉन मोल, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट निकालनी पड़ेगी आपको हर बार इसकी, तो यहाँ पर डीएम क्यूब इंटू सेकंड अपॉन मोल, ये इसकी यूनिट निकल जाएगी। तो इसकी यूनिट यहाँ से हम फॉर्मूला से निकाल रहे होते हैं, ये हमेशा मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड होता है, ये मोल पर डीएम क्यूब, ये मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। के की निकालनी है तो बस आप उसको सॉल्व करके कोई यूनिट आप उसको निकाल सकते हैं, रफ वर्क में आप उसको शो भी कर सकते हैं कि यूनिट क्या निकाली है। इसकी कोई फिक्स यूनिट नहीं है के की, वेरिएबल यूनिट है, ये यूनिट बार बार आप रिएक्शंस को देखते हुए निकाल रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक ही, क्या पता है कि मोल ए हो, क्या पता ए बी हो, क्या पता ए बी सी हो, कुछ भी हो सकता है, रिएक्शन यूनिट चेंज होते शुरू हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गया फर्स्ट ए पार्ट कैसे बना, बस यूनिट निकालना है, इसमें सीख लें के की यूनिट, मैंने आपको नई बात ये आपको बताई है, सो दिस यू हैव टू नो। सेकंड बी पार्ट की तरफ आते हैं, और बी पार्ट में कह रहे हैं कि दोबारा से रेट कांस्टेंट निकालें, दोबारा से रेट कांस्टेंट निकालें इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी इज डबल्ड। अगर ए या बी में से किसी एक के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप क्या कर दो, डबल कर दो, ठीक है। देखो डेटा बनाते हैं, ए को लेट से हमने कर दिया 0.1 मोल्स पर डीएम क्यूब, और बी जो है ना, तो बी को हमने डबल कर दिया, 0.1 का ट्वाइस करेंगे 0.2 आ जाएगा, ठीक है। इस 0.1 को डबल कर दिया, 2 कर दिया, 0.2 मोल पर डीएम क्यूब। आप चाहो तो ए को भी डबल कर सकते हो, क्योंकि कह रहे हैं कि ए और बी में से किसी एक को डबल किया गया, आप और में आप कोई भी मर्जी ले आओ। उसके बाद के जो है वो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन dx ओवर dt, ये कितना है भाई, ये सवाल में ऊपर गिवन था 3.02 इंटू 10 टू दी पावर -4, और आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अभी इससे पहले कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं, आपको मैं दोबारा थ्योरी की तरफ लेकर जाता हूं और आपको एक बात बताता हूं। आपको याद है जब मैंने के रेट कांस्टेंट के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू क्या है भाई, इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन पे और डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। मतलब अगर आप कंसंट्रेशन को कितना भी कम ज़्यादा कर दो, के की वैल्यू हमेशा सेम निकलेगी रिएक्शन के लिए। बट अभी ये बात लॉजिकली गलत साबित होने वाली है, लग रहा है कि गलत हो जाएगा। क्यों? चूंकि जाहिर सी बात है, के निकालना था, 0.1 रखा था, आप इसको 0.1 इसको 0.2 रखेंगे तो के अलग आ जाएगा, ना लेकिन अलग आएगा, कि सेम तो नहीं आएगा ना ये वैल्यू। ये कैसा कांस्टेंट है फिर? तो कहाँ से? ये तो डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन पर। ये कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है तो के की वैल्यू में भी फर्क पड़ेगा, कम कर देगा तो फर्क पड़ जाएगा के में। यही चीज़ यूज़ करनी है ना, बस बी की वैल्यू चेंज करनी है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं होता। और अब आते हैं रेट लॉ में। मैंने क्या बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी बताया था मैंने। रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना dx ओवर dt, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब अगर मैं किसी तरह से कंसंट्रेशन में अगर इजाफा करता हूं तो वही इजाफा रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर भी होता है। अगर ए या बी में से किसी कंसंट्रेशन डबल कर दी जाए तो अंडरस्टूड बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा रेट लॉ के अकॉर्डिंग। ऐसा ही है। तो दैट सी बात है, जब हम ए या बी में से किसी को डबल कर रहे हैं, ये भी तो डबल हो जाएगा। तो ये भी डबल हो जाएगा तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। अब बात क्लियर हो रही है कि सेम आंसर निकल जाएगा फिर से। तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कट गया तो वही निकलेगा।
सही है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें फिर अलग के निकाल लेते हैं, क्योंकि वो इसको तो डबल कर देते हैं, रेट को डबल करना भूल जाते हैं। क्योंकि जब कंसंट्रेशन डबल होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगा। कितना है ये? पावर -4, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई, दिस इज यूनिट आ गई मोल पर dm³ पर सेकंड। के की वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। सिंपल जल्दी से मैं करता हूँ। रेट लॉ के मुताबिक dx/dt बराबर हो गया k और कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, dx/dt आ गया 6.04 इंटू 10 की पावर -4 k। A की वैल्यू 0.1, B की वैल्यू 0.2। k को कैलकुलेट करना है 6.04 10 की पावर -4 अपॉन 0.1 इंटू 0.2। अब आप निकाल कर देख लो, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। k की वैल्यू सेम यही आने वाली है, 3.02 इंटू 10 की पावर -4 dm³ पर सेकंड इंटू मोल। चेक करो, सही आंसर यही आंसर आ रहा है, सेम आ जाएगा। पहले जैसे के आया था वही के दोबारा आने वाला है। ये आ रहा है 3.02 पावर -4। चेक कर लो, क्योंकि मैथमेटिकली सेम आना ही है, क्योंकि आपने यहाँ दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी वजह से कहते हैं कि रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता कंसंट्रेशन का पता करने पर। समझ में आ गए दोनों केसेस इसके, पार्ट 1 पार्ट 2।